हिंदी भाषा में एक कहावत है, वही ढाक के तीन पात। ढाक पलाश के पेड़ के पत्ते को कहते हैं, जिसके पत्ते हमेशा तीन के समूह में ही उगते हैं। चाहे कुछ हो जाए, ढाक यानी पलाश के पत्ते वही तीन के समूह में रहते हैं। यही ढाक के तीन पात वाली कहावत तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई कितना भी समझाने पर, बुझाने पर, मिन्नतें करने पर वही काम करे जो उसे करना होता है, जो पहले से करता आ रहा है। 6 अगस्त को जब एसएससी स्टेनो का एग्जाम देने 3.5 लाख छात्र अपने अपने सेंटरों में पहुंचे तो कई छात्रों की जुबान से यही कहावत निकली, वही ढाक के तीन पात। यानी हफ्तों से चल रहे आंदोलन, जिसमें छात्रों ने पुलिस की बर्बरता सही, हिरासत में लिए गए, सड़कों पर घसीटे गए, अपने ही देश में अपनी ही मांगों के लिए प्रदर्शन करते हुए खुद को आतंकवादी समझने पर मजबूर हुए। उस प्रदर्शन के बाद भी जब एसएससी का एग्जाम हुआ तो वही गड़बड़ियां सामने आई जिनके लिए छात्रों और टीचरों ने प्रदर्शन किया था। टीचर्स का कहना है कि एग्जाम में फिर वही पुरानी लापरवाही देखने को मिली, खराब सिस्टम, टेक्निकल ग्लिचेस, बायोमेट्रिक में दिक्कतें और हर बार की तरह इस बार भी स्टूडेंट्स की कोई सुनवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पर ऐसी दसियों तस्वीरें मौजूद हैं जिनमें देखा जा सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स ऐसी जगहों पर हैं जहां मोबाइल के नेटवर्क्स तक मुश्किल से आ रहे थे। कंप्यूटर से एग्जाम देने वाले छात्रों के माउस खराब होंगे तो कोई एग्जाम कैसे देगा। आज खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में इसी पर बात करेंगे कि कैसे प्रदर्शन के बावजूद पहले ही पेपर में एसएससी की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। आपको बताएंगे कि पेपर देने गए छात्रों ने क्या बताया और ये भी कि टीचर्स का इस पर क्या कहना है। इसके बाद बात करेंगे उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही की। एक्सपर्ट से जानेंगे कि हर साल बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से आम लोगों को जो नुकसान होता है, क्या उसे सिर्फ प्राकृतिक आपदा कह देना सही है। सवाल शासन और प्रशासन से भी पूछेंगे कि क्या हमने केदारनाथ, जोशीमठ से कुछ भी नहीं सीखा है। नमस्ते, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ ली? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 6 से 8 अगस्त 2025 को एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का एग्जाम होना है, जिसका आज पहला दिन था। एसएससी ने एग्जाम के लिए 85 शहरों में 157 सेंटर्स तय किए हैं और इसमें कुल 1590 वैकेंसीज हैं। इनमें से 230 पद ग्रेड सी और 1360 पद ग्रेड डी के लिए हैं। करीब 3.5 लाख छात्र इस पेपर में बैठने वाले हैं। करीब आधे छात्र आज भी पेपर देने गए, लेकिन हुआ क्या है? वही हुआ जो अब तक छात्र कहते आ रहे थे। छात्रों और टीचरों का कहना है कि हम वहीं पहुंच गए हैं जहां हम पहले खड़े थे। छात्रों के आरोप हैं कि पेपर में आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए हैं, सेंटर्स पर एंट्री लेट हुई है, प्रशासन के फेलियर को लेकर आरोप भी लगाए गए हैं और अगर कोई इस सब को पार करके पेपर देने अंदर पहुंच भी गया तो वहां किसी ने माउस खराब होने के आरोप लगाए तो किसी ने कहा कि एमसीक्यू में 3 ही ऑप्शन दिए गए थे, यानी चौथा ऑप्शन था ही नहीं। आज के पेपर के बाद टीचर आदित्य रंजन ने एक्स पर लिखा, फेज 13 में जो गड़बड़ियां थी वो तो बस ट्रेलर थी। एसएससी स्टेनो 2025 में तो पूरा तमाशा रिलीज हो चुका है। आउट ऑफ सिलेबस सवाल, सेंटरों पर लेट एंट्री, मैनेजमेंट फेलियर। टीचर जब चेयरमैन से मिलने गए थे तो उन्हें आश्वासन थमा दिया गया था, लेकिन सुधार के नाम पर कुछ नहीं बदला। हम फिर वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। आदित्य रंजन ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें पेपर देकर बाहर निकला छात्र एग्जाम सेंटर के सामने खड़ा है। उसका अनुभव क्या था, इसके लिए आप ये वीडियो देखिए। सबको मिलेंगे नंबर? अब वो पता नहीं कैसे बोल रहा है सबको मिलेंगे नंबर, मतलब ऑप्शन ही शो नहीं हो रहे, मतलब है ना, और ऑप्शन गलत शो हो रहे हैं। कई सारे ऐसे हैं जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन है पर उसमें नंबर मिल जाएंगे। तो पूरा राम भरोसा है यहाँ, पूरा राम भरोसा है, इंग्लिश पूरी राम भरोसा है। ये सेंटर के बाहर तो चड्डियाँ सूख रही हैं और ये रोटी बनने वाला तो ये रिव्यू ऑप्शन सेम दे रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट कि स्क्रीन ब्लर रहेगी। मैं पूरा पेपर ब्लर स्क्रीन पे देके आया हूँ, तो वो HDMI केबल से ब्लर मेरे भी हो रहा है। 5 मिनट तुम्हारे जाने वाले हैं क्योंकि वो चेंज करेगा, लाएगा, वो खोल के चेंज करेगा। आपसे पूछा खोल के चेंज कर दो, कोई ऑप्शन है नहीं, खुलवाना पड़ेगा। तो उसमें आपके 5 मिनट जाएंगे। मेरी 3 बार चेंज हुई है और तीनों बार करीब 15 मिनट तो मेरे वो चले गए, 5 मिनट मेरे ब्लर में चले गए, तो मैं 20 मिनट तो कम में देके आऊँ। तो मैं तो आपको यूँ कहना चाहूंगा सबको कि आप एग्जाम देने मतलब फालतू में 5 ना, ये गवर्नमेंट हमें तैयार कर रही है। अब अगली बार जब हमारा नंबर ही आ जाएगा ना एडमिट कार्ड का, तो हम सोचेंगे भाई साहब एग्जाम तो दिया है, यही बड़ी चीज हो जाएगी। रिजल्ट की तो सोचेंगे नहीं हम।
वही उसी में हो जाएगा कि भैया एग्जाम तो दिया है, कम से कम किस्मत तो मैं है। सभी शिक्षकों से कहूँगा कि इन पे ध्यान दें और सुधारें आपकी गलती को। झोपड़ी के बगल में बने ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े इन छात्रों की आवाज में ये हंसी बेबसी को छुपाती हुई सुनाई देती है। टीचर अभिनव ने लिखा, आज एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के पहले ही दिन में फिर वही पुरानी लापरवाही देखने को मिली। खराब सिस्टम, टेक्निकल ग्लिच, बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम और स्टूडेंट की कोई सुनवाई नहीं। पहले फेज के एग्जाम में भी यही हाल था। ऐसा लगता है कि ना कोई सुधार की कोशिश की जा रही है, ना ही सरकार या आयोग की सिस्टम को दुरुस्त करने की कोई मंशा है। हर बार छात्र ही क्यों सफर करे? आगे सीजीएल है, डर है कि वही दोहराव फिर होगा। कब सुधरेगा ये तंत्र? कब जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी लेंगे? यूथ का भरोसा टूट रहा है। खबर गांव में हमारे साथी गौरव श्यामा पांडे ने अभिनव का इंटरव्यू भी किया था, जिसमें उन्होंने डीओपीटी चेयरमैन से टीचरों की हुई मीटिंग के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि डीओपीटी चेयरमैन ने क्या क्या आश्वासन दिए थे। अभिनव ने क्या क्या बताया था, आप भी सुनिए। तो बात सिर्फ एक एसएससी की नहीं है, पूरा एग्ज़ाम सिस्टम ख़राब हो गया है और बच्चों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे बार बार माफ़ करने से ये सिस्टम ख़राब हुआ है। हमारे डर, हमारी खामोशी ने इस सिस्टम को ख़राब किया है। तो ये एक दिन में ठीक नहीं होगा। इसी तरीके की मुहिम अगर लगातार चलेंगी, जब भी कुछ ख़राब होगा फिर आवाज़ उठेगी, जब भी कुछ ख़राब होगा फिर उस पर बात की जाएगी, तो धीरे धीरे करके जो इस सिस्टम की दीमक है उसको ठीक किया जा सकता है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक ही बार में उठेंगे और सब कुछ ठीक कर लेंगे, या मैं एक ही बार में उठूंगा और सब कुछ ठीक कर लूँगा, तो आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जहाँ डीओपीटी मिनिस्टर साहब ये कह सकते हैं कि 1 अगस्त वाली डेट को 1 जनवरी से नहीं किया जा सकता, उस स्तर पे पहुंच के और आप मुझे ये सोचते हैं जहां मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है सिवाय आपकी आवाज़ को बुलंद करने की, कि मैं सिस्टम में जाऊंगा और तुरंत सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने जब पहला वीडियो जारी किया था तो उसमें मैंने यही कहा था कि एग्ज़ाम सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है, इसके अंदर बहुत खामियाँ हैं कि आप गलत सवाल पूछ के उनसे पैसे लेते हो बच्चों से, वो पैसा कमाने का आपका धंधा चल रहा है। तो ऐसी तमाम समस्याएँ थी जिनको लेकर के मेरा था कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे, और ये पहली वीडियो जारी करने के लगभग 7 दिन बाद ही ये संभव हो सका। तो जब भी आप कुछ सोचते हो कि पहली वीडियो में हमने ये सोचा कि हम डीओपीटी मिनिस्टर तक बातें पहुंचाएं, एक आश्वासन तो लें कि भाई आप क्या ठीक करने के मूड में हो या नहीं हो। अगर सामने वाला ये कह देता है कि जी हम 7 दिन में ये चीज़ें कर सकते हैं और बाकी चीज़ों में सुधार चलता रहेगा, तो उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि ठीक है, आपने जब इस सिस्टम को अब तक इतना देखा है तो और 7 दिन सही या और 10 दिन सही। तो क्या यही बातचीत हुई? 1.5 घंटे तक बातचीत हुई, हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे बात हुई कि एग्ज़ाम सिस्टम क्यों ख़राब है। देखिए, समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है एक डीओपीटी मिनिस्टर को, ये सब चीज़ें बताना हर छोटी चीज़ पे कि ये प्रॉब्लम हो रही है, माउस काम नहीं कर रहा है, तो कि ये क्या सब्जेक्टिव मुद्दे हैं, उन तक ये चीज़ें पहुँचने, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है। नहीं, देखिए, सरकार जो चाहती है उस तक वही चीज़ें पहुँचती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लगातार ऑनलाइन करेंगे और सब कुछ उन तक पहुंच जाएगा। जो वो सोचते हैं, जो उन तक पहुंचना होता है वही पहुंच पाता है। वो तो इस आवाज़ में इतनी सच्चाई थी, हमारी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि हम स्टूडेंट हित के लिए लड़ रहे हैं, तो ये मुलाकात संभव भी हो पाई। छात्रों और टीचरों से वादे तो कई किए गए थे, मगर 6 अगस्त को हुए एग्जाम में वो वादे पूरे होते नहीं दिखे। छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि जो गड़बड़ियां एसएससी फेज 13 की परीक्षा में हुई थी, वही इस एग्जाम में भी हो रही हैं। ये गड़बड़ियां है क्या, अब ये जान लीजिए। टीचर राकेश यादव ने अपने YouTube चैनल पर लाइव वीडियो में बताया कि कई छात्रों के उनके पास मैसेजेस आए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंग्लिश के एग्जाम में 2-3 सवालों के चारों ऑप्शन सेम थे, यानी A, B, C, D चारों में एक ही ऑप्शन था। ऐसे ही 2-3 सवालों में बस 3 ही ऑप्शन दिए गए थे। चौथे पर क्लिक करने पर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट लिख कर आ रहा था। इसके अलावा छात्रों ने सवालों के पैटर्न चेंज कर देने के आरोप भी लगाए हैं। वीडियो में राकेश ये भी बताते हैं कि छात्रों ने उन्हें बताया है कि किसी का सिस्टम 2 बार बंद हुआ, तीसरी बार छात्र को दूसरे सिस्टम पर बैठाया गया। जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि ये खामियां नॉर्मल नहीं है। इन सब गलतियों की वजह से समय खराब होता है, रिजल्ट खराब होता है, और जो लोग सालों से मेहनत करके एक अच्छी नौकरी की आस में पेपर देते हैं, उनकी आस और उम्मीद पर सिस्टम की लापरवाही और लचर व्यवस्था का ठप्पा लग जाता है। आज के पेपर में जो गड़बड़ियां हुई उस पर टीचर नीतू सिंह का क्या कहना है, वो भी सुनिए।
आज सुबह इस स्टेनो का एक उन्होंने नोटिस जारी किया एसएससी ने कि जो बच्चों ने अपने जो 3 उन्होंने ऑप्शंस भरे थे उन्हीं 3 में एक सेंटर दिया गया है और अगर वो 3 सेंटर्स नहीं हो पाया है तो घर के 220 किलोमीटर के नज़दीक ही सभी बच्चों को सेंटर दिया गया है। तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ये जब नोटिस आया हमें लगा कि शायद जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो उसे पूरा करने की कोशिश में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ और हमारे पास कुछ वीडियोस आए हैं वो बहुत ही दहलाने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे जो इनविजिलेटर था एक सेंटर में, वही इनविजिलेटर सबका सारा काम करने के बाद उन्होंने खुद भी बायोमेट्रिक देके वो एग्ज़ाम देने बैठ गए। दूसरा, स्टेनो के पेपर में 10 क्वेश्चन ऊपर ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 3 ऑप्शन हैं। अब ये मुझे बताया जाए कि ये एसएससी जिससे क्वेश्चन पेपर ले रही है, क्या उनको पता नहीं कि 3 ऑप्शन नहीं होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं? ये बहुत ही मतलब जो कह सकते हैं ना, जो नए नए इंस्टीट्यूट भी होंगे वो भी ऐसे मिस्टेक नहीं कर सकते। स्टेनो के पेपर में 20-25 क्वेश्चन मैथ्स के। भाई स्टेनो में मैथ्स नहीं आता है क्या? एसएससी ने अपने वेंडर को बताया है जिनसे वो पेपर ले रहे हैं? मैथ्स के क्वेश्चन स्टेनो में कैसे आ गए? एसएससी और केंद्र सरकार के साथ साथ आरोप एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली कंपनी पर भी लग रहे हैं जिसका नाम है एडुक्विटी। 31 जुलाई को जब खबरगांव की टीम एसएससी छात्रों का प्रोटेस्ट कवर करने गई थी तो बच्चों ने कैमरे पर बताया था कि एग्जाम सेंटर अंडमान निकोबार से मालदीव तक अलॉट किए जा रहे हैं। बच्चों ने परीक्षा के दौरान कंप्यूटर ठीक नहीं होने और सर्वर डाउन रहने की भी बात कही थी। ये भी कहा था कि माउस खराब होने की शिकायत करने पर मौके पर मौजूद परीक्षा अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया। इंदौर के एक एग्जाम सेंटर से तो ये बात कही गई कि 1 घंटे की परीक्षा खत्म होने के बाद भी 5 घंटे तक बच्चों को सेंटर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। बाउंसर्स लगाकर बच्चों के साथ अलग अलग सेंटर्स पर बदतमीजी करने के आरोप भी लगे। यानी कि जो कंपनी दावा कर रही है कि उसने एक से एक परीक्षाएं कराई हैं, भारत में ऑनलाइन परीक्षा की अवधारणा लेकर आई है, उसके मैनेजमेंट का ये हाल है। छात्रों का तो ये भी कहना है कि ऐसी गड़बड़ियां तो फेज 13 के पेपर में भी नहीं हुई थी। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है, एसएससी परीक्षा में धांधली ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। मैंने सदन की सभी कार्रवाई स्थगित करके इस विषय पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की है। वो पत्र आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यानी एसएससी और एडुक्विटी की एग्जाम के पहले ही दिन पोल खुल गई है। छात्रों के मायूस चेहरों ने सब बयान कर दिया है। देखना है कि एसएससी अब छात्रों के आरोपों का कोई जवाब देता है या नहीं, और देखना यह भी है कि एसएससी छात्र क्या फिर से प्रदर्शन करेंगे। खबरगांव की नजर इस खबर पर बनी हुई है। इससे जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आखिर में अपील एसएससी का एग्जाम दे रहे स्टूडेंट से भी है। अगर आप अपने पेपर, एग्जाम सेंटर्स, आपकी दिक्कतों और मांगों से जुड़ी कोई भी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड में हुई तबाही की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जारी भारी बारिश के बीच 6 अगस्त की सुबह धराली में आपदा पीड़ितों की तलाश के लिए बचाव एवं राहत कार्य फिर शुरू किया गया। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री धामी से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली है। इस बीच एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक दिन पहले अचानक आई बाढ़ में फंसे करीब 150 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन सेना के 11 जवान अभी भी लापता हैं। लेकिन सवाल ये है कि हर साल भारी बारिश, हर साल फटते बादल और हर साल विस्थापित होते गांव के गांव, क्या इसकी वजह सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या ये डिजास्टर मैन मेड है? इंसान सुदूर पहाड़ों तक पहुंच चुके हैं और वहां हर साल जंगल कट रहे हैं। पहाड़ों को काट कर सड़कें, हाईवे, होटल और बिल्डिंग्स तक बनाई जा रही हैं, और ये सब ऐसी जगहों पर हो रहा है जहां निर्माण नहीं होना चाहिए। जो उत्तरकाशी में हुआ है वो उत्तराखंड के लिए पहली बार नहीं है। हम केदारनाथ में हुई तबाही को देखकर इमोशनल तो हो जाते हैं, मगर क्या हमने केदारनाथ में 2013 में आई आपदा से कोई सीख ली है? क्या हमने यानी आम लोगों ने, सरकारों ने और प्रशासन ने उस आपदा से कुछ सीखा है जिसमें 5700 लोग या तो मारे गए थे या लापता हो गए थे? याद कीजिए जोशीमठ के घरों और सड़कों पर आई उन दरारों को जिसमें सड़कें कट गई थी, लोग जोशीमठ छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। क्या वो प्राकृतिक आपदा थी या एक मैन मेड डिजास्टर?
अतुल सती जोशीमठ से हैं। वो एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और एक्टिविस्ट भी। उन्हीं से जानिए कि उत्तराखंड में हर साल आ रही आपदाओं का जिम्मेदार कौन है। 2013 की केदारनाथ आपदा, उसके बाद 2021 में जो है रेणी की आपदा, और उसके बाद जोशीमठ का जो आपदा है वो जो पैटर्न है हम उसमें लगातार ये देख रहे हैं कि ये जो बड़ी आपदाएं हैं, इनके अलावा भी जो छोटी छोटी आपदाएं हर साल आ रही हैं, उनसे सरकारें कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। 2013 की आपदा के बाद जो कहा गया कि ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में बड़ी बांध परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए, ये कहा गया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाने चाहिए, ये कहा गया कि नदी से 200 मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें अनदेखी की गई। इन सारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद 2021 की जो आपदा है उसमें हम लोगों ने देखा कि जो जल विद्युत परियोजना है वो पूरी तरह बह गई। हमने देखा कि जल विद्युत परियोजना को जो करना चाहिए था कि वो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाते नहीं लगाया। हम हाई कोर्ट में इसको लेकर के गए। हाई कोर्ट ने जो है बजाय उन परियोजनाओं को पर इसकी जिम्मेदारी आयद करने के अपीलकर्ताओं पर ही जुर्माना लगा दिया। तो हम ये देख रहे हैं, ये पैटर्न हो गया है कि आपदा आती है, कुछ समय के लिए हो हल्ला मचता है, मीडिया भी इस पर ध्यान देता है, उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद सरकार भी इसको भूल जाती है, मीडिया भी भूल जाता है और लोग भी एक आम तौर की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जो एक्टिविस्ट लोग हैं, हम लोग हैं, हम तो लगातार इस सवाल को उठाते रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, लेकिन सरकारें जो है इसको हमारे जो बयान है या हमारी जो लड़ाई है या हमारा जो इस बारे में जो कथन है उसको जो है विकास विरोधी, देश विरोधी, इस तरह का तमगा लगा करके इन बातों को सिरे से खारिज कर देता है। फिर जब आपदा आती है तो सरकार राहत पुनर्वास के नाम का हल्ला कुछ दिन होता है, लेकिन जो स्थायी समाधान इसका हो सकता है वो यही है कि आपदा आने से पहले हमको सजग होने की ज़रूरत है। और वो सजगता क्या है? वो सजगता ये है कि हम मौसम के बदलाव को हम जो है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी विकास परियोजनाएं बनाएं। जो उत्तराखंड की पारिस्थितिकी है, उसका जो पर्यावरण है, हिमालय की जो जियोलॉजी है, उन सबके ध्यान में रखते हुए, उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विकास के बारे में सोचें। यही इससे बचाव का तरीका हो सकता है। अन्यथा जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने अभी हालिया ऑब्जर्वेशन में कहा, अपने हालिया में कहा कि हिमाचल देश के नक्शे से गायब हो जाएगा, हमारा कहना है कि पूरे हिमालय पर ये बात लागू होती है, ये खतरा मंडरा रहा है। अतुल सती के बयानों से कई सवाल उभरते हैं। पहला सवाल, क्या सरकारें और निर्माण करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इन हादसों से कोई सीख लेंगी? दूसरा सवाल, क्या सुदूर पहाड़ों में जहां किसी तरह के निर्माण करने से पहाड़ों के ढहने या भूस्खलन जैसे खतरे होते हैं, वहां निर्माण बंद किया जाएगा? तीसरा सवाल, क्या हम लोग सिर्फ टूरिज्म और धर्म की आड़ में प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करेंगे? अगर ये सब नहीं किया गया तो ये मुमकिन है कि आने वाले सालों में प्रकृति यानी वो धरती जिसे हम माँ कहते हैं, वो ऐसे खिलवाड़ों का जवाब कई और हादसों से देगी और धराली जैसी दिल को चीर कर रख देने वाली भयानक आपदा के आप और हम गवाह बनते रहेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। ये खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी सत्यम ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी आनंद ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।